नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। एजुकेशन लाइब्रेरी में हम आज एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बुद्धि का और मापन का। तो बुद्धि होती क्या है और मापन किस प्रकार से बुद्धि को माप सकते हैं हम। तो थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है और थोड़ा ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। इसके अलावा आपको थोड़ा वीडियो को अंत तक देखना है। अगर अच्छा आप समझना चाहते हो तो ये जो टॉपिक है ये हमारा सभी एमपीटेट रीड जो भी एग्जाम होती है उसमें सब में ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर इसमें हम बात करते हैं जो बुद्धि होती है तो बुद्धि क्या होती है, ठीक है। बुद्धि को हम क्या कहते हैं, कैसे होती है, ठीक है। तो बुद्धि जो रहती है वह जन्मजात रहती है, ठीक, जन्मजात शक्ति। जब बालक जन्म लेता है तब से ही बुद्धि भी एक साथ में रहती है, एक शक्ति के रूप में साथ में रहती है। तो जन्म से ही यह एक प्रक्रिया रहती है जो संपूर्ण पूर्ण रहती है। इसके अलावा हम बात करें तो इसको हम मानसिक और योग, ठीक, मानसिक और योग का जोड़ करने के बाद में योगात्मक क्रिया के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक। जिस प्रकार से बुद्धि क्या होती है ये जाना हमने। अब जो परिभाषा दी हुई है कुछ वो परिभाषा समझेंगे। और यहाँ पर परिभाषा दी है बिने ने, इनका नाम है अल्फ्रेड बिने, पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने 1911 में परिभाषा दी है कि बुद्धि जो है वह 4 शब्द से मापी जा सकती है, ठीक है। पहला है ज्ञान, फिर आविष्कार, फिर निर्देश, फिर आलोचना, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जहाँ पर भी 4 शब्द आए, ठीक, ये 4 शब्द आए या फिर इनका नाम आए तो ये परिभाषा हो जाएगी। ये ट्रिक है इसकी। इसके वुडवर्थ की बात करें कि वुडवर्थ ने किस प्रकार से परिभाषा दी है तो बुद्धि कार्य करने की विधि है, ठीक। बुद्धि को बताया है कि कार्य करने की विधि है। अब इसको आपको है ना कोडिंग वर्क पकड़ना पड़ेगा अक्षर के द्वारा कि यहाँ पर कार्य क्या होता है। कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, ठीक। वर्थ क्या होता है, वर्क हो सकता है, मतलब वर्क और वर्थ में सिर्फ एक थ का अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला है बकिंघम। बकिंघम ने जो परिभाषा दी है उसमें लिखा है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ठीक है। क्या लिखा है कि जो हम सीख रहे हैं है ना, हमारा जो अधिगम हो रहा है वही उसकी एक जो शक्ति रहती है उसकी एक ये बुद्धि है, ठीक है। अगर इसको आपको याद रखना पड़ेगा तो आप इसमें से एक ही मात्रा शक्ति और बाकी दोनों में से जो एक ही मात्रा रहती है उसको याद कर सकते हो, रख सकते हो, या फिर बुद्धि और बाकी दोनों इस प्रकार से कर सकते हो। इसके अलावा रास ने जो परिभाषा दी है कि रॉस जो है वो नवीन परिस्थिति में चेतन अनुकूल ही बुद्धि है। मतलब जब आप कुछ नए परिस्थिति में जाते हो, नए स्थान पर जाते हो और आप समायोजन कर लेते हो और आप चेतन उसके अनुकूल हो जाते हो तो वही एक बुद्धि है, ठीक है। रास ने जो परिभाषा दी है उसके अगर हम याद रखेंगे तो रास मतलब क्या होता है, हम कहीं पर भी अगर जैसे कि घूमने जाते हैं, ठीक है, हम टूरिस्ट पे जाते हैं, घूमने जाते हैं तो हमको नई नई चीज़ें वहाँ की लेने के लिए रास आती है। जैसे कि राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ की कुछ ड्रेसेस रहती है या फिर ये जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे मटके रहते हैं या फिर बैग रहते हैं, ये जो भी ऐसी चीज़ें रहती है हमको अच्छी लगती है, रास आती है, ठीक। नवीन परिस्थिति मतलब नए स्थान पर जाने पर रास आती है। तो इस प्रकार से आप ये परिभाषा याद कर सकते हैं। और वुडरो ने परिभाषा दी है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ठीक। वुडरो ने बताया है कि जो बुद्धि रहती है वो हम जो सीख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, वो अर्जन करने की क्षमता ही है। मतलब हम जो प्राप्त कर रहे हैं उसी को बुद्धि कहा गया है। अगर आप इसको याद रखना है तो आप इसको वुडरो से डरो। अगर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ नया ज्ञान सीख रहे हो तो आपको डरना नहीं है। डरो से मतलब डरना, आपको डरना नहीं है, ज्ञान अर्जन कर रहे हो तो। फिर टर्मन ने परिभाषा दी है। टर्मन ने बताया कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचना बुद्धि है, ठीक है। आप अमूर्त विचारों जैसे कि आप कोई चीज़ देख नहीं पाते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए प्लेन नहीं देखा और आपने सोच लिया कि मैं प्लेन में बैठकर जा रहा हूँ, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसा करते हैं कि लॉकडाउन में मैप में ही बता देते हैं कि मैं अभी घूम के आया अमेरिका में, ठीक है। तो वो एक अमूर्त विचारों का
अमूर्त विचार है, जो कुछ सोचते हैं पर जाते नहीं है, मतलब वास्तविकता नहीं होती है, सिर्फ सोचते हैं खाली। तो उस प्रकार से अमूर्त विचारों के बारे में सोचना बुद्धि है। अब यहाँ पर देखें हम, गाल्टन ने दिए, गाल्टन ने बताया है कि बुद्धि पहचानने की क्षमता है, ठीक है। गाल्टन ने बताया कि आप कुछ ऐसी चीज़ें पहचानते हो उसको हम बुद्धि कह सकते हैं, ठीक है। थर्स्टन ने बताया बुद्धि तर्क या सोचने की योग्यता है, ठीक है। थर्स्टन ने इस प्रकार से बोला कि कुछ हम चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे, बोध करेंगे या फिर कुछ सोचेंगे, है ना, सोचने की प्रक्रिया को थर्स्टन का है। आप इसको अगर र से भी याद रख सको, तर्क और स्टर। अब स्टर्नबर्ग ने बताया कि बुद्धि आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता है, ठीक है। स्टर्नबर्ग ने बताया कि आप अगर कुछ भी किसी की आलोचना करते हो, किसी की भी, तो वह एक प्रकार से बुद्धि हो सकती है, ठीक है। ब्लूम ने बताया है बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक। यहाँ पर सबसे अलग परिभाषा बताई है ब्लूम ने, ठीक। अभी तो बुद्धि की बात कर रहे थे हम, परंतु ब्लूम ने बताया है कि बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? नहीं से, डायरेक्टली। ब्लूम याद डायरेक्ट नहीं से। अब थर्ड आइक ने बताया, थर्ड आइक ने परिभाषा दी है दो यहाँ पर, ठीक, एक यहाँ दी और एक यहाँ दी है। अब यहाँ पर बताया बुद्धि जो रहती है बहुत सारी विशिष्ट योग्यता रहती है, जैसे कि एक बालक है। अब एक जो बालक रहता है उसमें बहुत सारी योग्यता है, ठीक है। उसमें यांत्रिक भी है, अमूर्त भी है, सामाजिक भी है, सभी प्रकार की। आप उसको जिस प्रकार का कार्य देंगे वो कर लेगा, उसका समायोजन कर लेगा। उस प्रकार की यह एक बहुत सारी विशिष्ट योग्यता का एक समूह है, ठीक है। उसने परिभाषा दी कि बुद्धि पूर्व ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है, ठीक। यहाँ पर बताया कि जो बुद्धि रहती है वो आपने पिछले बार में जो सीखा है, जैसे कि मान लीजिए 5वीं का जो बच्चा रहता है और वो नया नया प्रवेश लेता है, तो छोटी क्लास में उसने जो पढ़ा है वह उसको जो पता है, पूर्व ज्ञान लिया है, उसको ही बुद्धि बताया गया है। तो रहता है बुद्धि की यहाँ पर सामान्य प्रकार बताया है कि बुद्धि कितने प्रकार की रहती है। तो बुद्धि यहाँ पर सामान्य रूप से 3 प्रकार की बताई गई है, जिसमें से यहाँ पर मूर्त, यांत्रिक और गावक, ठीक है। एक प्रकार बताया कि हम उसको मूर्त भी कह सकते हैं, यांत्रिक भी कह सकते हैं और गावक भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक में बताया कि अमूर्त रहती है और दूसरे में बताया कि सामाजिक रहती है, ठीक है। अब मूर्त, यांत्रिक और गावक किस प्रकार से रहती है, ठीक है। तो गैरेट रहते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पर ये जो मूर्त, यांत्रिक, गामक जो बताया है, यहाँ पर गैरेट ने बताया है ये, ठीक। तो गैरेट ने कहा है कि इसको मूर्त कहा है, ठीक। गैरेट ने यहाँ पर इसको मूर्त बताया है। और थर्ड आइक थे इन्होंने इसको यांत्रिक बताया है, ठीक है। इस प्रकार से बताया है यहाँ पर। और इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे तो चलो यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है, इसकी अगर बात करें हम, इसमें गैरेट ने इसको मूर्त कहा है और थर्ड आइक ने इसको यांत्रिक कहा है, परंतु मूर्त, यांत्रिक, गावक इनमें एक ही प्रकार से कार्य होता है, ठीक है। मूर्त और यांत्रिक गावक में क्या होता है कि यांत्रिक गुणों, ठीक, यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है। यांत्रिक गुणों के मतलब यांत्रिक जो एक आप शारीरिक क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कारीगर बताया है, कारीगर मकान बनाता है, तो वह एक प्रकार से इस प्रकार से कुछ भी ऐसा सोचता है जिससे वह कैसे भी इमारत छोटी जगह में, बड़ी जगह में एक अच्छी डिजाइन के द्वारा बना देता है, या फिर मेहनत भी करता है यांत्रिक शारीरिक क्रिया के रूप में। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। अब इसमें यहाँ उदाहरण दिया है कि इंजीनियर रहता है, वो भी रहता है, डॉक्टर रहता है, मैकेनिक रहता है, कारीगर रहता है, खिलाड़ी रहता है और मनोचिकित्सक रहते हैं। ये सब यांत्रिक गुणों के अंदर आते हैं। इसके अलावा हम अमूर्त की बात करते हैं। जो अमूर्त है, इसमें अमूर्त में ऐसी बात बताई है कि जो आप सोच सकते हो और सोचने के बाद में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही अमूर्त कहलाते हैं। जैसे कि शब्द विचार, ठीक है। एक सोचने की प्रक्रिया से ही एक कवि कविता लिखता है, लेखक कहानी लिखता है, और जो वकील रहता है उसको पता रहता है कि मैं इस जो सब विषय रहता है उस विषय में किस प्रकार से सोचूंगा तो किस प्रकार से मुझे इस केस में जीत मिलेगी। तो यहाँ पर वकील भी अमूर्त में आता है, दार्शनिक रहता है, पत्रकार रहता है, वैज्ञानिक रहता है और अभिनेता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर अमूर्त की बात कही गई है। अमूर्त के अलावा हम सामाजिकता की बात करें, ठीक, जो सामाजिक रहता है उसमें सामाजिक गुणों की बात की है। जो एक समाज रहता है उस समाज में किस प्रकार से लाभ
प्राप्त करने के लिए परंपरा, प्रथाएं या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो सामाजिक गुणों के अंतर्गत आती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर समाज सेव करते हैं, ठीक है। एक समाज में किस प्रकार से कहीं, जैसे कि मान लीजिए एक समाज है, उस समाज में किसी भी प्रकार की बीमारी अगर फैल गई है तो उन बीमारी में जो ग्रस्त है या फिर किसी प्रकार के ऐसे लोग हैं जिनकी सहायता करना है तो उसमें समाज सेवक सहयोग करते हैं। इसके अलावा राजनेता जो रहते हैं उनको भी पता रहता है, शिक्षक भी है और व्यापारी भी है और धर्मगुरु भी है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार बताए गए थे। इसके अलावा हम यहाँ पर विशेषताएं देख लेते हैं कि जो बुद्धि रहती है उसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, ठीक। अब हमने समझा था कि यहाँ पर बुद्धि को जन्मजात कहा गया है, ठीक। जन्म से ही जन्मजात शक्ति है, ठीक है। इसके अलावा अनुभव से लाभ बताया कि आप कुछ भी सीखते हैं तो उसमें अनुभव होता है और अनुभव मिलने से लाभ होता है, ठीक है। अब वंशानुक्रम का बताया, वातावरण का बताया। हमने दोनों टॉपिक समझ चुके हैं। वंशानुक्रम वातावरण में, वंशानुक्रम वातावरण में बताया कि वंशानुक्रम में समानता के आधार पर या फिर विभिन्नता के आधार पर बताया कि मंदबुद्धि के माता पिता मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली, ये वंशानुक्रम पे रहता है। तो वातावरण की बात करें तो वातावरण में एक समाज जिस प्रकार से रहेगा, परिवार जिस प्रकार से रहेगा, उसी के आधार पर बालक जो रहता है उसका भी बुद्धि इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया है कि बुद्धि रहती है जटिल समस्या को सुलझाने में मददगार रहती है। जैसे कि आपको मटका बनाना है, ठीक है। आप पहली बार तो सही नहीं बनाओगे, पर आप उसमें ध्यान करोगे या फिर उससे ध्यान से देखोगे, सीखोगे तो आप जटिल समस्या भी हल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ होता है कि लिंग भेद। अब बुद्धि लिंग भेद में कोई बुद्धि में लिंग भेद नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है कि कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, ठीक। अब यहाँ पर स्त्री और पुरुष की बात अगर की जाती है तो यहाँ पर कोई स्त्री मंदबुद्धि नहीं रह सकती है, कोई पुरुष मंदबुद्धि नहीं रह सकता है। यहाँ पर दोनों ही इस प्रकार से रह सकते हैं। कोई बालक मंदबुद्धि में रह सकता है, कोई बालिका भी मंदबुद्धि रह सकती है। हम सिर्फ उसको मापन के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि किस बालक बालिका की बुद्धि किस प्रकार की रहती है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे अधिगम में सहायक रहता है। आप कुछ भी सीखते हो तो उसमें बुद्धि सहायक रहती है। जैसे कि मान लीजिए आप पहली बार पढ़ाने के बाद में आपको पता चल जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा, ठीक है, आप कुछ सीख जाओगे। इस प्रकार से अधिगम सहायक रहती है बुद्धि। अमूर्त चिंतन रहता है। आप कुछ भी बुद्धि में अमूर्त विचारों, जैसे कि आप देखते नहीं हो, सिर्फ विचारों के माध्यम से उसको जान सकते हैं, वह अमूर्त चिंतन भी होता है बुद्धि में। इसके बाद में आप अंतर भी करने लग जाते हो, ठीक है। बुद्धि एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता होने के, जैसे कि आपके अंदर अगर बुद्धि है तो आप किसी भी प्रकार से अंतर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है, तो सही कौन सा है, ये वाला है, तो आपने अंतर कर लिया है। इस प्रकार से ये विशेषताएं थी हमारी। सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले सिद्धांत में बुद्धि का एक कारक बुद्धि सिद्धांत आता है, ठीक है। एक कारक बुद्धि सिद्धांत जो रहता है उसको हम अन्य नामों से जानते हैं, जिसमें खंड, एक कारक, एक खंड, एक तत्व, एक इकाई, ठीक, या फिर एक निर्कुश। इस प्रकार से हम इस सिद्धांत को जान सकते हैं। इसके अलावा इसके जो जनक है वह अल्फ्रेड विने है, ठीक है। अल्फ्रेड विने ने एक कारक सिद्धांत की पुष्टि की थी। अब अल्फ्रेड विने ने सन 1911 में इसकी पुष्टि की थी। इसके अलावा हम बात करें तो इसने सिर्फ विशिष्ट योग्यता को बताया था कि जो एक बालक रहता है उसमें एक विशिष्ट योग्यता रहती है। यह तो एक कारक सिद्धांत की बात थी। अब इसके अलावा हम बात करें एक कारक सिद्धांत था। एक कारक के अलावा यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत बताया कि द्विकारक जो रहता है द्विखंड, द्वितत्व, द्विसामान्य, वास्तविक या मानसिक विकास, इस प्रकार से इस सिद्धांत को हम देख सकते हैं। इसके जो जनक थे वह स्पीयरमैन थे। यह सिद्धांत स्पीयरमैन दिया गया था। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो बुद्धि रहती है वह सामान्य और विशिष्ट, बुद्धि 2 प्रकार से बताई है कि सामान्य बुद्धि जो रहती है उसको हम जीएफ, जनरल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर, इस प्रकार से परिभाषित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें त्रिकारक सिद्धांत, त्रिखंड और त्रितत्व, यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत को भी स्पीयरमैन ने बताया था।
ठीक, पहले ये देता है और उसके बाद में ये देता है इसमें। परंतु यहाँ पर उन्होंने परिवर्तन करते हुए यहाँ पर 3 बातें बताई थी। एक सामान्य तत्व, इसके अलावा विशिष्ट बताया था, और विशिष्ट के अलावा यहाँ पर बताया था इन्होंने विशिष्ट के अलावा यहाँ पर इन्होंने बताया था समूह। इस प्रकार से पहले सामान्य तत्व भी रहता है, विशिष्ट तत्व भी रहता है और समूह तत्व भी रहता है। इस प्रकार से त्रिकारक सिद्धांत थे, त्रिकारक सिद्धांत जो थे। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर बहुकारक सिद्धांत है, बहुखंड है, बहुतत्व है, बहुमात्रा है, बहुबालु है, परमाणु है और असाधात्मक है। ठीक है, एक सिद्धांत को इस प्रकार से अनेक नामों से भी जान सकते हैं। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप इस वीडियो को अपलोड होने के बाद में वापस से देख भी सकते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत की जो जनक थे वो थार्डाइक थे। थार्डाइक ने सिद्धांत दिया था। अब इसमें बुद्धि इस प्रकार से बताई थी उन्होंने कि एक जो बुद्धि रहती है वो बालक का समूह रहता है। ठीक, एक बालक है यहाँ पर। अब एक बालक जो है इसके आसपास, मतलब इसके अंदर जो बुद्धि रहती है वह एक समूह के रूप में रहती है। ठीक है, एक प्रकार से नहीं होकर बहुत प्रकार से बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया कि समूह कारक सिद्धांत है। पांचों पढ़ रहा है समूह कारक सिद्धांत, समूह खंड। इसको इसके जो जनक थे वो थर्स्टन और केली थे। ठीक, समूह कारक सिद्धांत के जनक थर्स्टन थे और केली थे। उन्होंने बताई थी कि प्राथमिक और मानसिक योग्यता जो रहती है उसको हम बुद्धि कहते हैं। और जो एक ट्रिक और है, समूह कारक सिद्धांत में आपको 7 प्रकार मिलते हैं। ठीक है, 7 प्रकार कौन कौन से? अंकों के आधार पर आंकिक, शब्दों के आधार पर शाब्दिक, और जो स्थान रहता है उसके आधार पर स्थानिक। और यहाँ पर शब्द प्रवाह और शाब्दिक रहता है। एक सामान्य स्तर पर शब्द रहता है और शाब्दिक में आता है। और शब्द प्रवाह आप किस गति के साथ पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, समझ सकते हो, वो शब्द प्रवाह में आता है। इसके अलावा 5वां बताया तार्किक बताया, तार्किक के अलावा प्रत्यक्ष बताया और 7वां स्मृति बताया। इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 प्रकार अलग अलग बताया समूह कारक सिद्धांत में। अगला सिद्धांत बताया है कि बहुआयामी बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक, ये 2 प्रकार के सिद्धांत एक ही नाम से 2 अलग अलग सिद्धांत है। बहुआयामी को ही हम बहुबुद्धि सिद्धांत कहेंगे। इसके जो जनक है वो हार्वर्ड गार्डनर है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था ये 1983 में सिद्धांत। अब इन्होंने 7 प्रकार बताए थे। ठीक है, 7 प्रकार इस प्रकार से बताया था। बहुआयाम एक भाषा रहती है, एक तार्किक रहती है, तर्क रहता है, एक शारीरिक रूप से भी भाषा रह सकती है, गायन या संगीत के माध्यम से भी बुद्धि रह सकती है, स्थानिक स्तर पर भी बुद्धि रह सकती है, अंतर्व्यक्तित्व और अंतर्व्यक्तित्व भी बुद्धि रह सकती है। इसके अलावा आधुनिक काल में यहाँ पर 8वां भी बताया हुआ है प्राकृतिक रूप से कि प्राकृतिक भी बुद्धि रह सकती है। अब यहाँ पर हम 8 प्रकार कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 7वां जो सिद्धांत है, 7वां सिद्धांत बताया कि त्रितंत्रीय और त्रिआयामी। ठीक है, दोनों एक ही है, त्रितंत्रीय त्रिआयामी बुद्धि। इसके जो जनक है जेपी गिलफोर्ड है। जेपी गिलफोर्ड ने 1967 में, ठीक, ये अमेरिका के निवासी थे। 1967 में जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सूत्र बताया था। ठीक, अब ये बुद्धि के आयाम है, इस नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। परंतु यहाँ पर बताया है कि संक्रिया रहती है, संक्रिया विषय वस्तु रहती है, उत्पाद रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बुद्धि को उन्होंने डिक्लेयर किया था। संक्रिया को हम प्रक्रिया बना सकते हैं, और जो प्रक्रिया रहती है उस आधार पर यहाँ पर एक विभाजन होता है विषय वस्तु का। विभाजन के बाद में यहाँ पर हमको फल मिलता है, जिसको हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार से बताया है। इसके अलावा पर एक मॉडल बताया है त्रिस्तरीय का बुद्धि का, जिसमें एक उत्पाद रहता है, संक्रिया रहती है और विषय वस्तु रहती है। इस प्रकार से ठीक, अब तीनों में अलग अलग बताया है। जैसे कि मान लीजिए संक्रिया की बात करें, संक्रिया में 5 बताया है। जैसे संज्ञान रहता है, स्मरण रहता है, अभिसारी रहता है, अपसारी रहता है और मूल्यांकन रहता है। इस प्रकार से अलग अलग 5 बताए, जिसमें हमने यहाँ 5 लिखा है। इसके अलावा उत्पाद में यहाँ पर बताया है कि एक पहले विषय वस्तु देख लेते हैं। विषय वस्तु में बताया कि आकृतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक और सांकेतिक। ठीक, इस प्रकार से बताया, जिसमें यहाँ पर 4 है। विषय वस्तु की बात, उत्पाद की बात करो तो उत्पाद में यहाँ बताया कि इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली और निहितार्थ। इस प्रकार से 6 यहाँ पर बताया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 120 बताया है। ज़्यादातर 120 ही पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये त्रितंत्रीय का मॉडल था। मॉडल के अलावा यहाँ पर बताया जेपी गिलफोर्ड ने, इसका जनक है। सबसे पहले अगर बुद्धि मापन का जो शब्द आता है
तो बुद्धि मापन का शब्द किसने दिया था? तो वो बुद्धि मापन का शब्द आरबी केटल के द्वारा दिया गया था। जो आरबी केटल थे, आरबी केटल ने 1890 में इस शब्द को बताया गया था। अब उसके अलावा हम बात करें कि जो परीक्षण आता है, ठीक है, परीक्षण में अल्फ्रेड बीने आते हैं। ठीक, अल्फ्रेड बीने जो रहते हैं उन्होंने बुद्धि मापन किया था और 1905 में किया था। और जब बुद्धि के जनक, ठीक है, अब यहाँ को बुद्धि जो रहती है, ये बुद्धि के जो जनक है ये अल्फ्रेड बीने हैं। ठीक, जिसको हम एक कारक सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, जिनके जनक थे। इसके अलावा मापन की बात करें तो मापन में भी यही है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर मापन बताया, मापन 3 प्रकार से बताया हुआ है। ठीक है, पूर्व, काल, बाद। ठीक है, अब जो पूर्व में शरीर रचना जो रहती थी, ठीक है, जैसे कि मान ले कोई व्यक्ति मोटा रहता था तो उसकी बुद्धि बड़ी बताई जाती थी, या कोई व्यक्ति दुबला रहता था तो उसकी बुद्धि भी कम बताई जाती थी। इस प्रकार से पूर्व शरीर रचना बताया गया था। इसको हम अवैज्ञानिक काल कह सकते हैं। ठीक, यह जो रहता है अवैज्ञानिक काल में आता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो काल का बताया है, काल में मानसिक आयु के आधार पर जो मस्तिष्क रहता था, जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछता है किसी प्रकार का प्रश्न और आप उसका बता देते हो, तो आप एक मानसिक स्थिति के आधार पर बताते हो। ठीक है, उस प्रकार का जो बताना रहता था वो काल में आता था। इस आधार पर इसको हम वैज्ञानिक काल कह सकते हैं। इसके अलावा बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि जो रहती है उसके आधार पर भी हम बुद्धि को जान सकते थे। इसको हम बाद का काल या आधुनिक काल कह सकते हैं। ठीक, आधुनिक काल बताएगा। ठीक, इस प्रकार का ये था मापन के आगे का हिस्सा। अगला पेज देख लेते हैं हम। जो बुद्धि लब्धि है, ठीक है, बुद्धि लब्धि जो उसके जनक है विलियम स्टर्न है। विलियम स्टर्न ने एक सूत्र बताया था, मानसिक आयु, वास्तविक आयु। ठीक है, सबसे पहले बुद्धि लब्धि की जो जनक है, बुद्धि लब्धि जो थी उसके जनक विलियम स्टर्न है। स्टर्न आप याद रख सकते हैं, सिर्फ स्टर्न। इसके अलावा जो सूत्र था मानसिक आयु और वास्तविक आयु था। इसके अलावा बुद्धि लब्धि का एक सूत्र बताया टर्मन ने सुधार करके, जिसमें यह बताया कि मानसिक आयु, वास्तविक आयु 1900, इस प्रकार का सूत्र था। अब हम किस प्रकार से बुद्धि निकालेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले हम टर्मन तालिका पे जाते हैं। टर्मन तालिका बताई गई है कि टर्मन तालिका में जड़ जो रहता है, ठीक है, जड़ बुद्धि जो रहती है, जड़ बुद्धि रहती है या 0 से 25 तक का जो भी बालक रहता है वो जड़ बुद्धि में आता है। अब जड़ बुद्धि के अलावा यहाँ पर मूर्ख, महामूर्ख कर लेंगे इसको हम। जो महामूर्ख और मूढ़ जो रहता है उसको 25 से 50 तक की जो बुद्धि रहती है वह महामूर्ख और मूढ़ के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर 50 से 70 कर लेंगे हम। मूर्ख जो बालक रहते हैं वो 50 से 70 के बीच में आते हैं। इसके अलावा मंद बुद्धि जो रहती है, ठीक है, मंद बुद्धि के बालक जो रहते हैं, मंद बुद्धि के बालक यहाँ पर 70 से 80 रहते हैं। ठीक, मंद बुद्धि के जो बालक है, मंद बुद्धि बालक में यहाँ पर बताया कि इनकी जो आयु रहता है वो 70 से 80 का रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पिछड़ा बालक रहता है, ठीक है, पिछड़ा बालक यहाँ पर 80 से 90 बताया है। ठीक है, जो पिछड़ा बालक रहता है टर्मन के अनुसार 80 से 90 बताया है। इसके अलावा यहाँ पर सामान्य जो बुद्धि रहती है 90 से 110 कहा गया है। सामान्य बुद्धि के जो बालक रहते हैं वो 90 से 110 के बीच में आते हैं। और प्रखर, तीव्र या उच्च बुद्धि के जो बालक रहता है वो 110 से आपके 115 के बीच में आते हैं। ठीक, 110 से 115 के बीच में आते हैं। इसके अलावा अति प्रखर में 125 से 140 के बीच में आईक्यू के बीच में आते हैं अति प्रखर बालक। और प्रतिभाशाली जो बालक रहता है वह 140 से ऊपर के जो बालक रहते हैं वह इसमें आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से टर्मन तालिका बताई गई थी कि टर्मन तालिका में अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं कि टर्मन तालिका के अनुसार पिछड़ी जाति के जो बालक रहता है उसका आईक्यू क्या रहता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 80 से 90 के बीच में रहता है। अब इसमें से जो खास खास है वो मैं आपको बता दूं। इसमें खास खास 3 पूछते हैं। एक तो जड़ बुद्धि का जो IMP है। इसके अलावा यहाँ पर सामान्य बुद्धि के बालक ये भी जरूरी है और प्रतिभाशाली जो रहते हैं वह भी पूछ सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम एक बालक रहता है उसका अगर बुद्धि लब्धि निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी बालक की आयु सामान्य स्तर पर से 10 वर्ष है, ठीक, 10 वर्ष है, और मानसिक जो आयु रहती है वह 14 वर्ष है, ठीक। अब आपको बुद्धि निकालना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष लिखेंगे और मानसिक आयु 14 वर्ष लिखेंगे, और इनका करने के बाद में आप यहाँ बता देंगे तो ये आ जाएगा 140। और जो 140 रहता है वह कौन से तालिका में रहता है, तो प्रतिभाशाली जो बालक है वह 140 प्लस में आ रहा है, तो ये प्रतिभाशाली बालक कहलाया जाएगा। इस प्रकार के बुद्धि का टॉपिक था हमारा, बुद्धि का चैप्टर था बुद्धि में। हमने बुद्धि के सामान्य स्तर से मापन भी देखे हैं, मापन और बुद्धि दोनों साथ में देखे हैं। इस 5 प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं, जरूर लगाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है, ठीक है। एक परिभाषा यहाँ पर हमको नहीं निकालना है, ठीक है। तो देखो, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह भी परिभाषा थी, हमने देखा था। परिभाषा के अलावा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये भी देखा था हमने। और तीसरा, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, ठीक है, ये भी देखा था हमने, ये भी परिभाषा थी। परंतु यहाँ पर एक परिभाषा दी है कि राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उक्ति बुद्धि है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार की कोई परिभाषा नहीं देखी है, तो इस नहीं की बात कर रहे हैं तो नहीं में ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। हमने द्विकारक सिद्धांत देखा है, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत में एक सामान्य स्तर और एक विशिष्ट स्तर बताया है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो बुद्धि कई तत्वों का समूह है, ठीक, समूह की बात हो रही है, और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता नहीं होती है, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब अगला है, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। अगला है, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इस स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। अगला है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता तथा द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो अभी हमने देखा था कि जो द्वितीय द्विकारक सिद्धांत में 2 बताया है कि सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता। इस प्रकार से ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न बताया कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थार्नडाइक थे, ठीक है। हमने बहुकारक सिद्धांत तो समझा अच्छे से, उसके जो जनक थे वह थार्नडाइक थे, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है, ठीक है। द्विकारक की बात थी, उसको समझा हमने। अब यहाँ पर बहुकारक की बात हो रही है कि बहुकारक में किस प्रकार से बताया, तो बहुकारक जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि, तो ऑप्शन देखते हैं हम सबसे पहले, कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होता है, ठीक है। पहला ही हमको सही लग रहा है, पर आगे देख लेते हैं। और कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी सही नहीं है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है, ये भी सही नहीं लग रहा है। अगला है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता है, ये भी नहीं है, ठीक है। हमारा जो पहला है उसमें ही सही लग रहा है कि बुद्धि कई तत्व, ठीक है, बुद्धि जो रहती है वह कई तत्वों में बटी रहती है ना, और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, तो इस प्रकार से पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं हम कि बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक प्राप्त करने हेतु सही विधि कौन सी है, ठीक। या प्राप्तांक अगर प्राप्त करोगे आप तो बुद्धि लब्धि का हमने सूत्र देखा हुआ है, तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र बताया, ठीक है, वास्तविक आयु और कालानुक्रमिक आयु दोनों एक ही प्रकार की रहती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर पहले वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। पहले वाला आंसर हमको बता रहा है कि मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु गुणित 100, इस प्रकार का ये सूत्र था। इसके अलावा अगला प्रश्न दिया है कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि वह छात्र क्षीण बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला है। तो हमने देखा है कि बहुआयामी जो बुद्धि रहती है उसमें एक खेलकूद भी रह सकता है, सामूहिक कार्यक्रम भी रहते हैं, पढ़ाई भी रह सकती है, ठीक है। मतलब वो एक से ज़्यादा गतिविधियाँ कर रहा है, तो वह बहुआयामी बुद्धि कहा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का हमारा ये वाला था। इसके अलावा हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि आप कक्षा 7वीं के कक्षा अध्यापक है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप शिक्षक के 7वीं के,
उसमें बताया कि आपकी कक्षा में सुरेश नाम का एक लड़का रहता है जिसकी आयु 15 वर्ष है। ठीक, 15 वर्ष आयु बताई गई है और मानसिक आयु बताई है 18 वर्ष। तो हम इसका सबसे पहले निकालेंगे कि यहाँ पर बताया कि मानसिक आयु को हम 18 वर्ष लिख लेंगे। ठीक, 18 वर्ष लिख लेंगे और जो वास्तविक आयु है वो 15 वर्ष लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ में। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई करने के साथ में आपका आंसर आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, काटने पर यहाँ पर 120 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी वाला आंसर सही है। तो इस प्रकार के ये प्रश्न थे आज के हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।